दिस इज़ वैष्णवी चौहान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जेन्युइन स्टडी पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि सीटेट एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है तो हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज़, जिसके अंदर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने सब्जेक्ट को और भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और साइंस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकें। हम आपको वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे जो कि सीटेट एग्ज़ाम में साइंस सब्जेक्ट से पूछे गए हैं। तो चलिए हमारी इस क्वेश्चन सीरीज़ का करते हैं शुभारंभ। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना नहीं भूलिए, ताकि अपकमिंग वीडियोस जो कि क्वेश्चन सीरीज़ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बनने वाले हैं वो आप तक टाइम टू टाइम पहुँच सके। तो चलिए आज की इस क्वेश्चन सीरीज़ का करते हैं शुभारंभ। तो चलिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर हम क्वेश्चन ही गलत पढ़ेंगे तो डेफिनेटली हमारा आंसर जो होगा वह गलत आएगा। अगर हमने क्वेश्चन को सही से पढ़ा और सही से उसको समझा तो हम क्वेश्चन का आंसर जो है सही दे पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सही से पढ़ना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 10 मीटर लंबाई के ध्वनि तरंगों में 20 संपीड़न तथा 20 विरलन है। तरंग का तरंगदैर्घ्य है, मतलब कि इसमें तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है। अब अगर आपको तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने का फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर देंगे। तरंग का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है, वह है लंबाई जो कि सेंटीमीटर में आती है और संपीड़न या विरलनों की संख्या। सबसे पहले तो ऊपर लंबाई को सेंटीमीटर में लेना है, फिर नीचे संपीड़न या विरलन, इन दोनों में से एक की संख्या लेनी, क्योंकि जितने संपीड़न उत्पन्न होंगे उतने ही विरलन उत्पन्न होंगे, तो इन दोनों में से कोई एक लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर लंबाई दे रखी है मीटर में, हमको लंबाई चाहिए सेंटीमीटर में। 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर में होगा 1000 सेंटीमीटर। सबसे पहले 1000 सेंटीमीटर, फिर संपीड़न या विरलन की संख्या, तो यहाँ पर दे रखा है 20 संपीड़न और 20 विरलन, तो हमको इनमें से कोई एक लेना है, तो 20 विरलन हम ले लेते हैं। 1 से 1 गया, 2 पंचे 10। इस प्रकार से हमारा आंसर आता है 50 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन में देखते हैं, दे रखा है यहाँ पर 50 सेंटीमीटर, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तो दो समीपस्थ श्रृंगों और गर्तों के मध्य की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ये होते हैं श्रृंग, इनको कहते हैं श्रृंग और इनको कहते हैं गर्त। तो इन दोनों के दो समीपस्थ श्रृंगों या गर्तों के मध्य की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं और तरंगदैर्घ्य को लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें पूछा गया है कि यदि पानी तथा कांच के परम अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 हो तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होता है। इसमें हमको कांच के अपवर्तनांक के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। फर्स्ट अपने को पानी का अपवर्तनांक दिया हुआ है जो कि 4/3 है। सेकेंड दे रखा है कांच का अपवर्तनांक जो कि 3/2 है। हमको ज्ञात करना है पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो जिसके सापेक्ष पूछा जाए वो तो अपोन में आएगा और जिसका पूछा जाए वह ऊपर आएगा, मतलब कि पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। पानी के सापेक्ष पूछा है तो पानी के सापेक्ष पूछा है तो पानी का नीचे 4/3 और कांच का पूछा है तो 3/2। पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, तो अगर हम इस डिवाइड के साइन को इनटू में चेंज करें तो 3/2 इंटू ये संख्या जो पलट जाएगी और ये हो जाएगी 3/2।
4, 3 का 3 में इंटू करेंगे तो 9 और 4 का 2 में करेंगे तो 8। तो ये हमारा आंसर है। अब देखते हैं ऑप्शन में, तो 9/8 फर्स्ट ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू वायरिंग में अर्थ वायर का रंग कैसा होता है? फर्स्ट ऑप्शन है हरा, सेकंड काला, थर्ड लाल और फोर्थ सफ़ेद। मतलब कि जो घरेलू वायरिंग होता है उसका अर्थ वायर जो होता है उसका रंग कैसा होता है? तो घरेलू वायरिंग में 3 प्रकार के तार का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट, विद्युत तार या जीवित तार, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसको लाल या रेड कलर दिया गया है। सेकंड होता है उदासीन या न्यूट्रल तार, उदासीन तार जिसको ब्लैक या काला कलर दिया गया है। और थर्ड है जो भूतार, जिसको हरा कलर दिया गया है। अर्थ वायर जिसको कहते हैं, भूतार को अर्थ, भू मतलब कि अर्थ वायर को हरा कलर दिया गया है। ये भूतार जो होता है एक प्रकार का सुरक्षा कवच है, मतलब कि सुरक्षा का साधन है। इसका एक सिरा जो होता है वो चालक उपकरण से लगा होता है और दूसरा सिरे का संबंध जो होता है वह पृथ्वी से होता है, भू से होता है, पृथ्वी से होता है। जब उस उपकरण के उपयोगकर्ता की बॉडी में जब करंट उतर जाता है तो उसको झटका ना लग करके वह सारे आवेश होता है वो पृथ्वी में उतर जाता है, जिससे कि उस उपयोगकर्ता को करंट लगने से वह बच जाता है। इस प्रकार से भूतार जो होता है एक सुरक्षा का साधन होता है। तो इसका अपना आंसर है, अर्थ वायर का रंग होता है हरा। आप इस हरे रंग को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अर्थ, अपनी पृथ्वी जो होती है वह अपन जब ग्लोब देखते हैं तो वो कुछ ग्रीन और ब्लू दिखाई देती है। तो पृथ्वी अर्थ वायर को ग्रीन कलर दिया गया है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन की हम बात करें तो किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किसके संरक्षण से होता है? फोर्थ ऑप्शन दे रखे हैं, संवेग जिसको इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं, एनर्जी जो कि ऊर्जा है, और आवेश जिसको इंग्लिश में चार्ज कहते हैं, और द्रव्यमान जिसको मास कहते हैं। तो किरचॉफ का जो धारा संबंधी नियम था उसके अनुसार किसी नोड या जंक्शन की तरफ आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग उस नोड से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब कि ये नोड है तो एक इस तरफ आ रही, यह है I1, और सेकेंड ये जा रही, यह है I2, फिर ये आ रही है, इस नोड की तरफ धारा आ रही है, तो ये है I4, और ये इस प्रकार से एक और जा रही है, तो ये हो गई I3। तो इस प्रकार किरचॉफ ने जो नियम दिया है उसके अनुसार नोड या जंक्शन की तरफ आने वाली धाराओं, मतलब कि एक तो I1 आने वाली धाराओं, एक I1 आ रही है और एक I4 आ रही है, आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग उस नोड या जंक्शन से जाने वाली धाराओं के, मतलब कि I2 और I3, I1 प्लस I4, नोड या जंक्शन की तरफ आने वाली धाराओं के I1 और I4 का योग उस जंक्शन से जाने वाली I2 और I3 का योग जो होता है, I2 और I3 के योग बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब कि इस जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग इस जंक्शन से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो ये नियम जो है वो किरचॉफ के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आवेश या चार्ज। किरचॉफ का धारा संबंधी नियम आवेश के संरक्षण के नियम पर आधारित है। फिफ्थ क्वेश्चन की हम बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेशम पालन क्या कहलाता है? रेशम पालन क्या कहलाता है? तो पीसीकल्चर जो होता है वह मछली पालन से संबंधित है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है, सेरीकल्चर जो है वह रेशम पालन से संबंधित है, और जो कृषि कार्य होते हैं ये एग्रीकल्चर उनसे संबंधित है। अब मैं इसको याद करने की आपको एक ट्रिक बताती हूँ। सेरीकल्चर में भी र आ रहा है, रेशम पालन में भी र आ रहा है, तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। सेरीकल्चर में भी र साउंड हो रहा है, रेशम पालन में भी र साउंड हो रहा है। और इस पीसी कल्चर को कैसे याद रखना है? अक्सर पीसी कल्चर और एपी कल्चर में हमको कन्फ्यूज़न होता है। पीसी कल्चर में जैसे मछली को हम इंग्लिश में फिश कहते हैं, और प के बाद कोई
जो वर्ण आता है वह फ आता है, प के बाद फ आता है। तो आप पिसिकल्चर प के बाद फ, तो फिश को याद रख सकते हैं। ये जस्ट आपको याद कराने के लिए, या कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए एक ट्रिक थी कि प के बाद आता है फ, तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि पिसिकल्चर जो होता है वह फिश से संबंधित है, और बाकी जो एपीकल्चर है वह मधुमक्खी से संबंधित है, और एग्रीकल्चर जो है वह कृषि कार्यों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले सभी जीवधारी होते हैं। प्रोटिस्टा जगत में कौन कौन से जीवधारी आते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक, सेकंड एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, थर्ड बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक, और फोर्थ बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक। तो टेक्सोनोमी या वर्गीकरण के पिता आर.एच. व्हिटेकर ने पूरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या जंतु जगत है उनको 5 भागों में वर्गीकृत किया है। फर्स्ट है एनिमेलिया, सेकेंड है प्लांटी, थर्ड प्रोटिस्टा, फोर्थ मोनेरा, और 5 जो आता है फंजाई। एनिमेलिया में सारे एनिमल्स आ जाते हैं, प्लांटी में सारे प्लांट्स आ जाते हैं, प्रोटिस्टा में जो होते हैं एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं, और मोनेरा में एक कोशिकीय बहुकोशिकीय, एक और बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव आ जाते हैं, एक और बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक। फंजाई में कवक आते हैं। अब यहाँ अपना सही आंसर जो होगा वह एक कोशिकीय यूकैरियोटिक। प्रोटिस्टा जगत से संबंधित रखने वाले सभी जीवधारी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं। अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 है वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है क्या कहलाता है? तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। एक अस्थि से दूसरी अस्थि को जोड़ने वाला ऊतक लिगामेंट या स्नायु कहलाता है। क्वेश्चन एक और बनता है कि पेशी से अस्थि को जोड़ने वाला ऊतक, एक पेशी और एक अस्थि को जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है टेंडन। हड्डी हड्डी को जोड़ने वाला लिगामेंट, और हड्डी और पेशी को जोड़ने वाला ऊतक जो होता है उसको टेंडन कहते हैं। जबकि ये जो फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है उपकला ऊतक, ये जो जंतुओं का शरीर होता है उनके त्वचा एवं खोखले भाग जैसे कि बकल केविटी, श्वास नाल और रुधिर वाहिनी आदि के बाहरी और आंतरिक सुरक्षा आवरण का निर्माण करने का कार्य करता है ये उपकला ऊतक। और हड्डी हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक जो है वो लिगामेंट है, अस्थि और पेशी को जोड़ने वाला जो ऊतक है उसको टेंडन कहते हैं। इसके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा लिगामेंट। यहाँ पर हड्डी और हड्डी को जोड़ने वाला पूछा है, अगर यहाँ पर पेशी दे देता तो आपका आंसर टेंडन हो जाता है, क्योंकि पेशी और अस्थि को जोड़ने वाला ऊतक जो होता है वह टेंडन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो बीजों का जरायुज अंकुरण क्या होता है? सबसे पहले तो यह जरायुज अंकुरण जिसको विविपेरस जर्मिनेशन या विविपेरस अंकुरण भी कहते हैं। तो ये जरायुज अंकुरण ऐसा अंकुरण जिसमें जो बीज होते हैं, बीज वो फल के अंदर रहते हुए ही अंकुरित हो जाते हैं। जरायुज अंकुरण या विविपेरस अंकुरण ऐसे अंकुरण को कहते हैं जिसमें बीज जो होते हैं ये फल के अंदर ही अंकुरित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसका आंसर जो होगा वो राइजोफोरा होगा। ये राइजोफोरा कुल के पौधे जो होते हैं इनके अंदर जो बीज होता है वो फल के अंदर ही अंकुरित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि राइजोफोरा जो पौधे होते हैं यह दलदलीय लवणीय मृदा में उगते हैं। जहाँ पर दलदल जैसा होता है, दलदल जैसा क्षेत्र होता है, वहाँ पर ये राइजोफोरा जो होते हैं पौधे उगते हैं। और वहाँ पर दलदल में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ये बीज जो होते हैं ये फल के अंदर ही अंकुरित हो जाते हैं। तो ये जरायुज अंकुरण जिसको इंग्लिश में विविपेरस जर्मिनेशन भी कहते हैं या विविपेरस अंकुरण के नाम से भी इसको क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, विविपेरस अंकुरण या
जराइज अंकुरण, जो कि राइजोफोरा अपना करेक्ट आंसर है। राइजोफोरा कुल के पौधों में होता है क्योंकि ये दलदल वाली मृदा में उगते हैं और दलदल वाली मृदा में जो होती है वह ऑक्सीजन की कमी होती है, इसी कारण ये बीज जो होते हैं फल के अंदर रहते हुए ही अंकुरित हो जाते हैं। तो अपना करेक्ट आंसर होगा राइजोफोरा। क्वेश्चन की बात करें तो ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है फर्स्ट अर्ग, सेकेंड जूल, थर्ड कैलोरी और फोर्थ वॉट। ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। अब ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा ही ऊर्जा है। जब दो अलग अलग तापांतर वाली वस्तुओं के बीच, तापांतर मतलब कि ताप एक वस्तु से दूसरी वस्तु में तब तक जाता रहता है जब तक इन दोनों वस्तुओं में ताप समान नहीं हो जाता। तो इस ताप समान होने के लिए जो एक दूसरे को ऊष्मा प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है, उस ऊर्जा को ही ऊष्मा कहते हैं। तो ऊष्मा की जो एसआई मात्रक होता है वह जूल होता है। जूल वैसे तो ऊर्जा का भी मात्रक है, पर यहाँ पर जो इसका आंसर माना गया था वो जूल है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो जूल होगा। अर्ग भी ऊर्जा की इकाई है, ऊर्जा का ही मात्रक है, जबकि कैलोरी भी ऊर्जा का ही मात्रक है, और जो वोट होता है यह शक्ति का मात्रक होता है। तो अपना करेक्ट आंसर जो होगा वो जूल होगा। ऊष्मा का इसका मात्रक जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यदि पी, एफ और ए क्रमशः दाब, बल एवं क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हो तो इनमें से कौन सा आंसर जो होगा वह करेक्ट होगा? तो पी जो दाब है जो कि एक अदिश राशि है, ए क्षेत्रफल है जो कि एक अदिश राशि है, और बल एफ जो कि एक सदिश राशि है। तो P बराबर होता है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यह दाब की डेफिनेशन है कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अब दाब एक अदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है, तो हम सदिश राशियों को जो है वो ऊपर एक तीर के निशान से दर्शाया जाता है। तो P बराबर F, P तो एक अदिश राशि है जबकि बल एक सदिश राशि है, और A भी एक क्षेत्रफल भी एक अदिश राशि है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह P बराबर F सदिश राशि है और A। तो ऐसा कहीं पर ऑप्शन दिख रहा है आपको? ये यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिनियों में इसके थक्के बनने को रोकता है। फर्स्ट ऑप्शन है हेपेरिन, सेकेंड एंटीबॉडी, थर्ड थ्रोम्बिन और डी हीमोग्लोबिन। तो जो फर्स्ट है हेपेरिन, ये हेपेरिन जो होता है हमारी जो रक्त वाहिनियाँ जैसे कि आर्टरी और वेंस, धमनी और शिरा है, इनके अंदर जो होता है वो ब्लड को जमने से रोकता है। हमारे शरीर के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है। जबकि इसके अपोजिट जो होता है वो थ्रोम्बिन होता है। थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन जो होते हैं यह जो होते हैं ब्लड के थक्के को जमाते हैं, मतलब कि जो ब्लड होता है उसको जमने में सहायक होते हैं। जैसे कि हमें कहीं चोट लग जाती है तो हम वहाँ से ब्लड निकलता है और थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वहाँ से ब्लड निकलना बंद हो जाता है। तो वहाँ पर ये थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन मिलकर ही हमारे ब्लड का क्लोट या थक्का जमा देते हैं, जिससे कि ब्लड निकलना बंद हो जाता है। अगर ये नहीं होते तो हमारे शरीर से सारा ही ब्लड बाहर निकल जाते और हमारी मृत्यु हो जाती है। तो ये हिपेरिन और थ्रोम्बिन जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। हिपेरिन जो होता है वो ब्लड का थक्का नहीं जमाता है, जबकि थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो होते हैं वो ब्लड के थक्के जमाने में सहायक होते हैं। एंटीबॉडी जो होते हैं ये हमारे आरबीसी और प्लाज्मा में पाया जाने वाला जो कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने का कार्य करते हैं। जबकि हीमोग्लोबिन ये जो आरबीसी होती है रेड ब्लड सेल में पाई जाती है, लोहयुक्त प्रोटीन होती है ये एक प्रकार की। तो इस प्रकार हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो हिपेरिन होगा। ये हमारी आर्टरी और वेंस में जो हमारी रक्त वाहिनियाँ होती है उनके अंदर ब्लड के थक्के जमाने को रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लैंगरहैंस की द्वीपकाएँ निम्न में पाई जाती है। लैंगरहैंस की द्वीपकाएँ जो होती है इन चार में से किस में पाई जाती है? फर्स्ट है यकृत, सेकेंड आमाशय, थर्ड अग्नाशय या फोर्थ हृदय। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यकृत जो होता है उसके अंदर ये हमारे शरीर की बहुत सारी क्रियाओं में सहायक होता है, मतलब कि ये पित्त रस का संश्लेषण करता है, पित्त रस का निर्माण करने में सहायक होता है। ये विटामिन ए, डी, ई, के संश्लेषण में सहायक होता है। इस प्रकार के बहुत सारी क्रियाओं में यह सहायक होता है। सेकेंड जो होता है आमाशय में जो होता है ये हमारे पाचन तंत्र से संबंधित है, या हमारे द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है
उसके पाचन में सहायक होता है, यह प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। सेकेंड, इसमें जो HCl पाया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा अम्लीय होता है, जो कि हमारे जो स्टमक होता है उसमें सूक्ष्म जीवों को मारने का भी कार्य करता है। थर्ड ऑप्शन है अग्नाशय। अग्नाशय जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाओं के समूह बिखरे हुए दिखाई देते हैं, जिनको लैंगरहैंस की द्वीपकाय कहते हैं। इनमें 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती है, अल्फा, बीटा और गामा। इसमें जो बीटा सेल्स होती है वह जो होती है इंसुलिन का स्त्राव करती है। ये इंसुलिन जो होता है, बीटा सेल्स जो होती है वह इंसुलिन का स्त्राव करती है। ये इंसुलिन जो होता है हमारी बॉडी में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य करता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, जिससे हमारी बॉडी में शुगर की मात्रा जो होती है वह कंट्रोल में रहती है। हृदय जो होता है हमारे परिसंचरण तंत्र से संबंधित है। ये हृदय हमारे बॉडी से विभिन्न भागों से जो अशुद्ध रक्त लेकर जाती है, शिराएं, वेंस, और ये हृदय जो होता है उस ब्लड को प्योर करके फिर धमनियां वहाँ से पूरा ही प्योर ब्लड जो होता है विभिन्न भागों तक पहुँचाने का कार्य करती है। तो हमारे एक प्रकार से कहें तो ब्लड को प्योर करने का कार्य करता है हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो निम्न में से कौन सा अम्ल विटामिन बी है? ऑप्शन एस्कार्बिक अम्ल, ऑप्शन बी फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन सी मेलिक अम्ल या ऑप्शन डी टार्ट्रिक अम्ल। तो इसमें जो एस्कार्बिक अम्ल है इसका सामान्य नाम जो है वह विटामिन सी है। एस्कार्बिक अम्ल को विटामिन सी भी कहते हैं और इसकी कमी से हमारी बॉडी में स्कर्वी रोग हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन जो है फार्मिक अम्ल जो होता है चींटी के डंक में पाया जाता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जबकि मेलिक अम्ल जो है वह सेब में पाया जाता है और टार्ट्रिक अम्ल जो होता है वह इमली में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज की गई? मतलब कि रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया था उसमें इन 4 में से किसकी खोज हुई? परमाणु के नाभिक की, प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की या फिर परमाणुवी द्रव्यमान की? तो रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था जो कि किया था स्वर्ण पत्र पर, सोने की पन्नी पर उन्होंने एक प्रयोग किया था जिस पर उन्होंने अल्फा कण है उसकी बमबारी की थी, मतलब कि बौछार की थी, बमबारी की थी। और निष्कर्ष के स्वरूप उन्होंने पाया कि परमाणु का कुल धनावेश जो होता है उसके समस्त द्रव्यमान का परमाणु के केंद्र में अति सूक्ष्म स्थान पर संचित हो गया, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। यह एक परमाणु है। यहाँ पर उन्होंने सोने की पन्नी ली, उस पर उन्होंने बहुत सारे अल्फा कणों की बौछार करवाई। तो उन्होंने निष्कर्ष में पाया कि जो परमाणु का समस्त जो कि धनावेश और समस्त द्रव्यमान है लगभग सभी परमाणु के केंद्र में अति सूक्ष्म स्थान में संचित हो गया, यहाँ पर संचित हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप परमाणु के नाभिक की खोज हुई। तो रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप परमाणु के नाभिक की खोज की। ऑप्शन नंबर ए सही। ऑप्शन नंबर बी देखें तो प्रोटॉन जो होता है ये परमाणु के नाभिक में प्रेजेंट होता है और धनावेशित होता है। इसकी खोज के बारे में पूछा जा सकता है। इसकी खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने की है। थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन जो है एक ऋणावेशित है, जो कि परमाणु के चारों ओर निश्चित कक्षा में जैसे चक्कर लगाते रहते हैं। और इसकी खोज के बारे में पूछा जा सकता है जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। अब परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या के। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या का योग जो होता है वह परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है? फर्स्ट कोक, सेकेंड पेट्रोल, थर्ड पैराफिन मोम या फोर्थ स्नेहक तेल। तो पेट्रोलियम जो है वो हाइड्रोकार्बन एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, जो कि ईंधन का प्रमुख स्रोत है। इस पेट्रोलियम से हमें पेट्रोल, डीजल,
केरोसिन तो प्राप्त होता ही है। इसके साथ साथ हमें स्नेहक तेल, पैराफिन मोम, कोलतार एंड प्राकृतिक गैसें प्राप्त होती है। तो पैराफिन मोम, पेट्रोल, स्नेहक तेल ये तो हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं, लेकिन कोक जो है यह पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। कोक जो है वह कोयले के अनोक्सी दहन द्वारा प्राप्त किया जाता है। कोक जो होता है वह कोयले के अनोक्सी दहन द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह लगभग कार्बन जो होता है उसका एक शुद्ध रूप है, जिसका उपयोग इस्पात, औद्योगिक निर्माण और कई धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। इस कोक का उपयोग इस्पात एवं धातुओं के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। तो आज की क्वेश्चन सीरीज यहीं तक। इसके आगे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर सीटेट के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं वह हम डिस्कस करेंगे कल। और यहाँ से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा ताकि आप एग्ज़ाम में साइंस के अंदर अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएँ। थैंक यू।